Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Biology Learner. The topic of today's discussion is ascent of sap. जैसा कि आपको पता है कि वाटर क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस एंड टू प्रोवाइडिंग द टर्गो प्रेशर ऑफ प्लांट. तो वाटर जो कि सॉइल के अंदर होता है किस तरह से मूव करता है, सॉइल से प्लांट्स के अंदर आता है और प्लांट से किस तरह से लीफ तक जाता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले हमने डिस्कशन की थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी किस तरह से सॉइल से मूव करके रूट जाइलम के अंदर आ जाता है. आज हम डिस्कस करेंगे कि पानी किस तरह से रूट जाइलम से लीफ तक मूव कर रहा होता है. ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ सैप का नाम दे रहे होते हैं. तो इसके अंदर हम जिन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले किस तरह से बेसिकली इसके अंदर वाटर की मूवमेंट हो रही होती है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सैप और फिर डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे एसेंट ऑफ सैप को. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप. मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप के अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर सबसे पहली जो थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे वो होंगी वाइटल फोर्स थ्योरीज. इसके अंदर हम दो थ्योरीज को पढ़ेंगे. एक हम देखेंगे कि व्हाट इज पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी, सेकंड हम देखेंगे व्हाट इज पल्सेटरी थ्योरी. उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी रूट प्रेशर थ्योरी और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरीज. तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैपिलरी फोर्स थ्योरी को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी को, लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कोहेजन टेंशन थ्योरी को. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि सैप बेसिकली क्या होता है. सैप को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ फ्लूइड ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम सेल्स, वेसल एलिमेंट्स और ट्रिकिड्स के अंदर मूव करता है और फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर मूव करता है. तो दीज सेल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट दी प्लांट. मीन के जाइलम या फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम बेसिकली जिस फ्लूइड की मूवमेंट हो रही होती है उसको हम सैप का नाम दे रहे होते हैं. या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मिनरल आयंस अब्जॉर्ब फ्रॉम दी सॉइल्स. कि जो चीज़ सॉइल से अब्जॉर्ब हुई है, सॉइल से अब्जॉर्ब होने के बाद जिसने जाइलम के अंदर मूव करना है उसको हम सैप का नाम दे रहे होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप. अगर आप एसेंट ऑफ सैप को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ पॉजिटिव pressure such as the root to a region of negative pressure such as the shoot regions caused by multiple forces like transpiration pull and root pressure. या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि the upward movement of sap containing water and dissolved minerals from the root cells to xylem is called as ascent of sap. मीन कि जो रूट के पास पानी है उस पानी ने किस तरह से प्लांट के ऊपर वाले हिस्से यानी लीफ तक पहुंचना है, तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम नाम दे रहे होते हैं कि ये एसेंट ऑफ सैप है. तो ये एसेंट ऑफ सैप बेसिकली जाइलम के अंदर जो है वो चल रही होती है. तो अगर हम इसके जाइलम का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो जाइलम 4 मेजर कंपोनेंट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स के अंदर. एक ट्रेकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं. इसके अंदर जो पहले 3 कंपोनेंट हैं, मीन ट्रेकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, ये नॉन लिविंग कंटेंट्स हैं. इसके अंदर जो पेरेन्काइमा है ये हमारे पास लिविंग सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जाइलम वेसल है. जाइलम वेसल जो है बेसिकली कंसिस्ट कर रही होती है वेसल एलिमेंट के ऊपर. ये हमारे पास एक वेसल एलिमेंट है, ये इसका दूसरा वेसल एलिमेंट है, ये इसका तीसरा वेसल एलिमेंट है. वेसल एलिमेंट के साथ ट्रेकिड्स जुड़े होते हैं जो कि वेसल के मुकाबले में थोड़े से नैरो होते हैं और इसके साथ इसके मुकाबले में थोड़े से लेंथी भी होते हैं और नैरो भी होते हैं. और इसके साथ जाइलम फाइबर्स होती हैं जो बेसिकली एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं जाइलम को. और उसके साथ कुछ लिविंग सेल्स होते हैं जिनको हम जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स का नाम दे रहे होते हैं. तो ये एक जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बाकी 3 जो हैं इसके अंदर नॉन लिविंग जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो ये बेसिकली पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू वाटर की मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम सॉइल टूवर्ड्स दी एरियल पार्ट्स, मीन लीफ तक मूवमेंट कर रहे होते हैं. ये देखें, ये हमारे पास सॉइल है. सॉइल से पानी जो है वो रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो रहा है. रूट हेयर से मूव करता हुआ पानी जो है वो जाइलम के अंदर आ गया है. अब इस जाइलम से जो पानी ने ऊपर की तरफ मूव करना है, ये जो वाटर की मूवमेंट है जो एरो शो कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है,
ये एसेंट ऑफ सैप है। तो एसेंट ऑफ सैप बेसिकली इस वाटर को मूव करवा रही है, मूव करवाते हुए वाटर मूव करता हुआ इस स्टेम के अंदर से मूव करता हुआ ये बेसिकली जाइलम के अंदर चला गया जो लीफ के, और यहाँ से मूव करता हुआ ये लीफ के अंदर आ गया, लीफ के मीजोफिल सेल से होता हुआ स्टोमा से ये बाहर चला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 90% वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन की नज़र हो जाता है, सिर्फ 10% जो है वो प्लांट यूज़ कर पाता है। तो ये बेसिकली वो पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू वाटर की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। नेक्स्ट अगर हम पहले थेरीज के अंदर आ जाएं कि मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म के तहत वाटर की जो मूवमेंट हो रही होती है, तो इसके अंदर हमारे पास जो पहली थेरीज आती हैं वो है वाइटल फोर्स थेरीज। इसके अंदर दो थेरीज हम डिस्कस करेंगे। पहली जो थेरी है वो है पंपिंग एक्टिविटी थेरी। तो पंपिंग एक्टिविटी थेरी को हम बेसिकली ये दिस थेरी वाज प्रेजेंटेड बाय गॉडलेस्की इन 1884। अकॉर्डिंग टू हिम एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस due to pumping activity of living cells of xylem. There is periodic changes in osmotic pressure of living cells, wood ray cells in the xylem. जैसे आपको पता है कि xylem बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट पे कंसिस्ट कर रहा होता है। 3 इसमें नॉन लिविंग होते हैं, एक लिविंग होता है जो कि पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो पेरेन्काइमा सेल्स बेसिकली पंपिंग एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पेरेन्काइमा सेल्स को डेड कर दें तो वाटर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी। तो इसकी बेसिस के ऊपर बाद में ये थ्योरी जो है स्ट्रासबर्ग ने 1893 के अंदर रिजेक्ट कर दी थी। क्योंकि इसने बेसिकली कुछ लिविंग सेल्स जाइलम के जो मीन पेरेन्काइमा सेल को उसने पिक्रिक एसिड और साइनाइड दे के डेड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो वाटर की मूवमेंट थी वो कंटिन्यू रही थी इसके अंदर। तो इस बेसिस के ऊपर इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड हमारे पास जो थ्योरी है वो है जी पल्सेटरी थ्योरी। पल्सेटरी थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, ये सबसे पहले जेसी बोज ने 1923 के अंदर दी थी। द थ्योरी बिलीव्स दैट द इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द आउटर साइड एंड पंप द सेम इनटू जाइलम चैनल्स, बट लेटर ऑन डॉगल एंड स्मिथ रिजेक्टेड दिस थ्योरी। अगर आप देखें इन दोनों थ्योरीज के अंदर डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली कह रहा है कि पंपिंग एक्टिविटी है ऑफ लिविंग सेल्स, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इनर मोस्ट कॉर्टिकल जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको क्या कर रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं। दोनों का बेसिकली मैकेनिज्म जो है वो सेम है। वहाँ पे जो लिविंग सेल है वो पेरेन्काइमा है, यहाँ पे लिविंग सेल जो है वो कॉर्टेक्स के लिविंग सेल को लिया जा रहा है, लेकिन जो दोनों थ्योरीज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इट मीन वाइटल फोर्स थ्योरीज जो हैं ये इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ये कोई रोल प्ले नहीं करती इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी बेसिकली ये सबसे पहले प्रेस्टले ने जो है वो दी थी 1916। तो रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन द जाइलम सैप ऑफ द रूट ऑफ सम प्लांट्स। तो मीन ये तमाम प्लांट्स के अंदर डेवलप नहीं होता, कुछ प्लांट्स के अंदर ये डेवलप होता है। आगे हम देखते हैं कि रूट प्रेशर बेसिकली किन प्लांट्स के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डेवलप्ड इन द रूट सिस्टम कॉल्ड द रूट प्रेशर। ज़ाहिर है कि जैसे जैसे पानी रूट्स के अंदर आएगा, पानी अंदर जमा होता रहेगा, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेशर पानी की वजह से डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। इफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट नियर इट्स बेस, जाइलम सैप इज सीन टू फ्लो आउट थ्रू द कट एंड। दिस फिनोमेना इज नोन एज ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। तो इसका मतलब है कि अगर रूट के अंदर रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, अगर हम रूट के करीब से या प्लांट की बेस से उसको कट लगाएं तो वहाँ से कुछ ब्लीडिंग होनी चाहिए, कुछ एक्सुडेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कह रहे हैं कि रूट के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, अगर कट लगाएंगे तो वो उसको बाहर की तरफ मूव करना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, जैसे कट लगाया जाता है तो वहाँ से कुछ मटीरियल जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। इस फिनोमेना को हम ब्लीडिंग या एक्सुडेशन का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन जो लिविंग सेल्स होते हैं फ्रूट्स आर इन्वॉल्व इन द फिनोमेना ऑफ ascent of sap. Some workers believe that upward movement of water in woody plants takes place due to this root pressure. कुछ बिलीव करते हैं
लेकिन कुछ कहते हैं कि ये होता है, लेकिन ऐसे प्लांट्स के अंदर होता है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे रूट प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। एक्सेप्टेबल है लेकिन टॉल प्लांट्स के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं उनको हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्शन कौन से हैं। इसके पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है कि ऑल्थो रूट प्रेशर में हेल्प इन सम प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ये जो है एक्सेप्टेबल है। स्टिल दिस फिनोमेना इज नॉट कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल मैकेनिज्म टू ड्राइव वाटर टू अ डिस्टेंस ऑफ 115.7 मीटर्स इन द ट्रंक्स ऑफ टॉल ट्रीज, जैसा कि हमारे पास सेकुआ है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको हम रेडवुड प्लांट्स का नाम भी दिया जाता है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। जब इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे तो रूट प्रेशर जो है वो अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सकेगा, क्योंकि रूट प्रेशर तो अपना रोल प्ले करता है ऐसे प्लांट्स के अंदर जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इनकी तो हाइट बहुत ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं कौन से बेसिकली ऑब्जेक्शंस हैं। तो जो हमारे पास रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड इन मोस्ट प्लांट्स डज नॉट एक्सीड 0.1 मेगापास्कल, यानी कि इतना ज़्यादा ये बेसिकली प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा। वाइल अ टॉप टू बॉटम प्रेशर डिफरेंस ऑफ अबाउट 2.2 मेगापास्कल दैट इज इक्वल टू द 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नीडेड टू रेज द वाटर टू द टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज। तो मीन के जो टॉल ट्रीज हैं उनके टॉप पे और लोअर पे जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो ऑलमोस्ट 2.2 मेगापास्कल है, जबकि जो रूट प्रेशर मैक्सिमम गेन कर सकती है वो है 0.1 मेगापास्कल। इट मीन्स कि जो टॉल प्लांट्स हैं उनके अंदर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्शन है। अगर देखें हम इसका थर्ड ऑब्जेक्शन, मोर ओवर द फिनोमेना ऑफ रूट प्रेशर इज नॉट observed in most conifers and other gymnosperms where water has to travel for a long vertical distance। तो आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म जो हैं या कोनिफर जो हैं इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हाइट जब ज़्यादा है तो उसके अंदर वाटर की मूवमेंट भी हो रही है, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर रूट प्रेशर को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। इट मीन कि उनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है बट विदाउट रूट प्रेशर हो रही होती है। इट मीन्स कि रूट प्रेशर का रोल हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी। तो सिमिलरली ट्रांसपायरेशन रेट इज़ मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ एक्सुडेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमने कहा था कि जिन प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, अब उन जैसे ही हम नीचे से बेस पे कट लगाते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग या एक्सुडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब वो एक्सुडेशन या रूट प्रेशर एक्सुडेशन या ब्लीडिंग जितनी प्रेशर से जितनी फोर्स से हो रही होती है वो बहुत कम फोर्स होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसपायरेशन रेट, क्योंकि ट्रांसपायरेशन रेट को तेज़ी से करवाने के लिए, स्पीडी वे से करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्सुडेशन या ब्लीडिंग इतना प्रेशर नहीं दे सकते, उनके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक्सुडेशन और ब्लीडिंग का इतना प्रेशर नहीं है तो हु कैन दे प्ले देयर क्रिटिकल रोल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स दैट हैज़ अ वेरी मच हाइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास जी फिफ्थ इस पे के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है, ड्यूरिंग समर रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड हैज़ बीन फाउंड टू बी लोअर व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट इज़ वेरी हाई, whereas during spring it becomes higher when transpiration rate is quite slow। अब देखें कि ट्रांसपायरेशन रेट और रूट प्रेशर दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर रूट प्रेशर जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता टॉल प्लांट्स के अंदर इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, तो ट्रांसपायरेशन रेट और रूट प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनका जो रिलेशन है वो इन्वर्स बन रहा है। एक चीज़ कम होगी मीन ट्रांसपायरेशन रेट अगर कम होगा रूट प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर रूट प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ये इनका इन्वर्स रिलेशन है। अगर रूट प्रेशर क्रिटिकल रोल प्ले करता तो ये रिलेशन इन्वर्स नहीं बल्कि डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए था। सिक्स्थ हमारे पास है जी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है, रूट प्रेशर इज जनरली ऑब्जर्व्ड एट नाइट व्हेन evapotranspiration is low. It may be helpful in re-establishing continuous water chain in xylem which often breaks under enormous tension created by transpiration। तो रूट प्रेशर जो कि हम रात के वक्त ज़्यादा होता है, क्योंकि रात के वक्त आपको पता है ट्रांसपिरेशन का जो मैकेनिज्म है बहुत स्लो हो जाता है। तो ये
रूट प्रेशर रोल तो प्ले कर सकता है कि जो चेन चल रही है वाटर की जाइलम के अंदर वो अगर ब्रेक हो जाए उसको रीस्टैब्लिश करने में तो रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर हम यह कहें कि सिर्फ रूट प्रेशर ही सारी की सारी जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो करवा रहा होता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो फाइनली हम इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं? फाइनली हम कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द जाइलम सैप यूजुअली रिमेन्स अंडर अ स्टेट ऑफ टेंशन इंस्टेड ऑफ प्रेशर, यानी कि वो टेंशन की वजह से वाटर की मूवमेंट हो रही है, ना कि रूट प्रेशर की वजह से। सो रूट प्रेशर इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये एक अपना रोल तो प्ले कर सकता है लेकिन ये सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर स्पेशली इन टॉल प्लांट्स। तो ये थी ऑब्जेक्शन जी रूट प्रेशर के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी है जो कि कैपिलरी फोर्स थ्योरी है। कैपिलरी फोर्स थ्योरी बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है? दिस वाज प्रेजेंटेड बाय भैम इन 1809। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जाइलम वेसल्स बिहेव लाइक ए कैपिलरी ट्यूब। He believed that this capillarity of vessels and the normal atmospheric pressure are responsible for the ascent of sap। बिल्कुल ठीक कि वो कह रहा है कि जैसे ही बेसिकली नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो कैपिलरी एक्शन बनता है शॉर्ट डायामीटर की वेसल्स के अंदर वो एसेंट ऑफ सैप बेसिकली करवा रहे होते हैं। तो द वेसल कैपिलरीज एक्सर्ट सम ऑफ द फोर्स विच हेल्प टू रेज द वाटर अप टू द सर्टेन हाइट ऑफ स्टेम। तो वो कुछ हाइट तो हो सकती है बेसिकली कैपिलरी एक्शन की वजह से, लेकिन मेजर फिनोमेना जो है वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ कैपिलरी एक्शन इज वेरी स्मॉल। इट कैन रेज वाटर टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर इन वेसल ऑफ नॉर्मल डायमीटर 0.03 mm। इतने कम डायमीटर की अगर हमारे पास वेसल है तो उसके अंदर ये जो मैक्सिमम वाटर का चैनल रेज कर सकता है 1 मीटर है, जबकि हमारे पास 115 मीटर टॉल प्लांट्स भी हैं। देयरफॉर इट ऑपरेशनल इट विल बी यूजफुल टू ओनली अ स्मॉल साइज्ड प्लांट्स। तो स्मॉल साइज प्लांट्स के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। ये पेंट्स नहीं है, प्लांट्स है, तो वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकता है, लेकिन टॉल प्लांट्स के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। सेकेंड, हमारे पास कैपिलैरिटी अकर्स ओनली व्हेन बेस ऑफ द tube dips in container having water. Xylem vessels are not directly connected with the soil water. तो कैपिलरी एक्शन तो बेसिकली उस वक्त आ रहा होता है कि जब हम एक ट्यूब लें, उस ट्यूब को डायरेक्टली वाटर के अंदर डिप करें और वहाँ से वाटर का जो चैनल है वो राइज हो जाए। लेकिन जाइलम के केस में ऐसा नहीं है। जाइलम डायरेक्टली जो है वो वाटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। जाइलम बेसिकली जो है वो आगे जाके रूट के साथ कनेक्टेड है। रूट के अगर एनाटॉमी देखें तो रूट का जाइलम से बाहर की तरफ जो है वो पेरिसाइकल है, उससे बाहर की तरफ एंडोडर्मस है, फिर कॉर्टेक्स आ जाती है, कॉर्टेक्स के बाहर फिर एपिडर्मल सेल आ जाते हैं, वहाँ से एक कुछ रूट हेयर्स इमर्ज होते हैं जो वाटर को ऑब्जॉर्ब करवाते हैं। अब यहाँ पे जाइलम डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा वाटर के साथ, तो अगर वो नहीं कर पा रहा इसमें इसके अंदर जो कैपिलरी एक्शन है वो होगा नहीं, कैपिलरी एक्शन डेवलप नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत कम होगा, ना होने के बराबर होगा। तो राइज ड्यू टू कैपिलैरिटी विल इंक्रीज व्हेन द ल्यूमेन ऑफ वेसल इज लेस। टॉल प्लांट शुड देयरफॉर हैव नैरो वेसल्स एज कंपेयर टू स्मॉलर प्लांट्स। द ट्रूथ इज हाउएवर रिवर्स। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बेसिकली कि जितना वेसल का डायामीटर कम होगा, जितनी उसकी ल्यूमन जो है शॉर्ट होगी, उसके अंदर कैपिलरी रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टॉल प्लांट्स हैं उनको वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। अगर उनको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो इसका मतलब टॉल प्लांट्स की जो वेसल्स हैं उनको ज़्यादा नैरो होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट प्लांट्स। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी तो बिल्कुल इसके क्या है, रिवर्स होती है कि जो हमारे पास टॉल प्लांट्स होते हैं उनका बेसिकली जो वेसल का डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट प्लांट्स। तो कैपिलरी एक्शन कैनॉट ऑपरेट इन प्लांट्स हैविंग ट्रैकिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंड वॉल। तो उसमें एंड वॉल्व होती हैं, उसकी वजह से ये अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास कैपिलरी फोर्स थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो बेसिकली है एम्बिबिशन फोर्स थ्योरी। एम्बिबिशन फोर्स थ्योरी क्या कहती है? ये बेसिकली सबसे पहले प्रपोज की थी एंगर ने और इसको सपोर्ट किया था सैक्स ने। द बिलीव दैट वाटर इज एम्बाइब्ड थ्रू दी
cell wall material and translocated upwards. अब बेसिकली ये थ्योरी जो है, द थ्योरी स्टेट्स दैट द ascent of sap takes place through the walls, okay, but it is evident that imbibition force is insignificant in ascent of sap because water is conducted or transported through the lumen of vessels, not through the walls. अब ये वॉल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अब्जॉर्प्शन में तो हो सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि एसेंट ऑफ सैप जो है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ वॉल अपना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इम्बिबिशन जो फोर्स थ्योरी है ये भी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। तो इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरी है जो क्रिटिकल रोल प्ले करती है, जिस पे ज़्यादातर साइंटिस्ट का बिलीव भी है, वो हमारे पास है जी कोहेजन टेंशन थ्योरी। उस थ्योरी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके उसका आंसर पता कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।